हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इक्विलिब्रियम चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc वाज रिटन फॉर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे हम जो Kc है इसको हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं, जिसको जनरली हम जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मॉलिक्यूल ए है तो ए लिखकर हम उसको जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो दिस इज़ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और सिंपली इसको एक्टिव मास में हम कह सकते हैं। तो फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग गैसेस हाउ एवर इट इज़ यूजुअली मोर कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर गैसियस रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको हम जो है Kp लिखेंगे, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। तो यहाँ पे हम जो है टर्म जो है Kc की जगह पर Kp जो है टर्म यूज़ करेंगे। Kp स्टैंड्स फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन जिसको हम Pv = nRT लिखते हैं। तो देखिए क्या होगा, आइडियल गैस इक्वेशन Pv = nRT। तो हम यहाँ पर जब पार्शियल प्रेशर P लिखेंगे n/v × RT, और n/v जो है इसको हम जो है कैपिटल C से इंडिकेट करेंगे, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज़ नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन। तो ये वैल्यू जो है आप यहाँ पर पुट कीजिए तो आपको मिलेगा P = CRT। तो हम यहाँ पर जो है पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में आइडियल गैस इक्वेशन हम लिखते हैं तो हमको मिलेगा P = CRT, जिसमें P जो है दिस इज़ द प्रेशर इन पास्कल्स। प्रेशर हम यहाँ पर जो है पास्कल्स में जो है मेज़र करेंगे। n इज़ द नंबर ऑफ़ मोल्स, यहाँ पर जो है ये n जो है आपको नंबर ऑफ़ मोल्स मिलेगा, जिसको हम n/v करके कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से v जो आपको दिखता है दिस इज़ वॉल्यूम इन मीटर क्यूब एंड t इज़ द टेम्परेचर इन केल्विन। तो n/v जो है यहाँ पर हम जो है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, या हम यहाँ पर जो है मोल्स पर मीटर क्यूब के अंदर जो इसको मेज़र करेंगे। तो n/v जिसको हम जो C कह रहे हैं इट इज़ मोल्स पर मीटर क्यूब जो है हम यहाँ पर इसको मेज़र करेंगे इस यूनिट के अंदर। या फिर कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम मोल्स पर लीटर में जो है मेज़र करेंगे, या फिर इसको आप जो है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर भी जो है मेज़र कर सकते हो। और प्रेशर को जो है बार में हम जो है मेज़र करते हैं तो हमको यहाँ पर जो है वैल्यू P = CRT मिलेगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि C इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस, तो हम यहाँ पर जो है C को जो लिखेंगे C इज़ नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कीजिए तो P = कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस × RT। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है यहाँ पर ये नई टर्म में जो है मॉडिफाई होती है। तो इसमें जो है R की वैल्यू जो होगी, ये जो है गैस कांस्टेंट है दैट्स वैल्यू इज़ 0.0831। द वैल्यू ऑफ R इज़ 0.0831, और इसको हम ये यूनिट लिखेंगे बार लीटर पर मोल केल्विन, बार लीटर पर मोल केल्विन। तो ये R की जो है बहुत सारी वैल्यूज़ है, लेकिन यहाँ पर जो है हम इस इक्वेशन के अंदर R की वैल्यू जो है ये वाली पुट करेंगे। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर हम टेम्परेचर को जो है कांस्टेंट करते हैं तो गैस का जो प्रेशर होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ द गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस। या फिर आप इसको जो है यहाँ पर देखोगे कि जनरली जो P है, P को हम जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस, क्योंकि R जो है ये वैल्यू कांस्टेंट है और टेम्परेचर को भी हमने यहाँ पर ये क्या किया है, कांस्टेंट किया है। तो जो वैल्यू अभी हमने लिखा था P = कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस × RT। तो R और T जो दोनों कांस्टेंट है तो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस, ये वाली जो है इक्वेशन जो बनती है। तो एक रिएक्शन हम लिखेंगे, हाइड्रोजन और आयोडीन को कंबाइन करके हाइड्रोजन आयोडाइड हम जो है बनाते हैं। तो लेट अस सी द रिएक्शन। फिर उस पर से हम देखेंगे कि इसकी इक्वेशन जो है क्या बनती है। लुक हियर,
H2 गैस प्लस I2 गैस दैट प्रोड्यूसेस 2HI गैस। यहाँ पर जो एक इक्वेशन हमने जो है गैसियस रिएक्शन में जो है कंसिडर किया है। अब हम इसका जो है Kc की वैल्यू पहले लिखेंगे। तो लेट अस सी Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI गैस स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 गैस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 गैस। तो ये इक्वेशन हमको मिलती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर जो है हम इसको जो है प्रेशर टर्म के अंदर अगर हम लिखें तो हम इसको लिखेंगे Kc इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ HI गैस, और इसको हम लिखेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 गैस। तो गैसियस रिएक्शन होने की वजह से हम इसको जो है इसके प्रेशर टर्म के अंदर जो है लिखेंगे। तो ये वैल्यू हमको मिलती है Kc इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इंटू प्रेशर ऑफ आयोडीन गैस। अब यहाँ पर हम जो है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड को जो है क्या लिखेंगे, जैसे हमारे पास जो इक्वेशन है P इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस इंटू RT। ये जो है आपके पास जो है आइडियल गैस इक्वेशन से हमने ये जो है जनरल एक इक्वेशन जो है डिराइव किया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है प्रेशर्स की टर्म को जो है लिखेंगे। तो लेट अस सी प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड गैस इज इक्वल टू, यहाँ पर हम जो है क्या लिखेंगे, ये जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो इसको हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI गैस लिखेंगे। तो लुक हियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI गैस, इस तरह से हमारे पास जो ये रिलेशन आएगी। इसी तरह से दूसरे जो है गैसेस जो हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन है उसको भी हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा RT। उसके बाद जो है प्रेशर ऑफ H2 गैस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 गैस इंटू RT, और इसी तरह से प्रेशर ऑफ I2 गैस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 गैस इंटू RT। अब ये वैल्यूज़ को जो है आप यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर जो है पुटअप कीजिए। तो हमको यहाँ पर जो इक्वेशन मिलेगी जो Kp की इक्वेशन होगी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ HI गैस स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ H2 गैस स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ I2 गैस, सॉरी नॉट स्क्वायर, ये सिर्फ इतना ही रहेगा। तो ये इक्वेशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेशर ऑफ HI, प्रेशर ऑफ H2 और प्रेशर ऑफ I2, इसकी वैल्यूज जो है यहाँ से जो है ये पुटअप करेंगे। तो ये Kp की इक्वेशन देखिए क्या बनेगी, लेट अस सी। सो इट बिकम्स Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ HI जो हमको मिलता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI गैस स्क्वायर इंटू RT स्क्वायर बराबर, चूँकि हम यहाँ पर जो है रेज टू पावर 2 जो है लिख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको जो है स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक, डिवाइडेड बाय। अब आप यहाँ पर देखिए प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ये इक्वेशन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 गैस इंटू RT इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 गैस इंटू RT। अब आप देखिए ये दोनों RT को अगर आप कॉमन करते तो ये भी हो जाएगा RT स्क्वायर, और ऊपर भी आप देख रहे हो RT स्क्वायर, तो RT स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जो है ये इक्वेशन मिलेगी Kp इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। तो इस तरह से आपको जो है ये इक्वेशन मिलेगी, इसको आप जो है इक्वल टू Kc जो है कंसिडर करोगे, एंड दैट इज़ इक्वल टू Kc। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम देखेंगे तो क्या होगा, Kp इज इक्वल टू Kc। चूँकि आप देखिए कि ये जो इक्वेशन है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन कॉन्सेंट्रेशन की बनती है, इसलिए हम यहाँ पर यह Kp इज इक्वल टू Kc जो है ये एक इक्वेशन जो हम गैसियस रिएक्शन जिसमें हमने हाइड्रोजन और आयोडीन को कंबाइन कर हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म किया, तो उस रिएक्शन के लिए हमें जो इक्वेशन मिलेगी Kp इज इक्वल टू Kc। तो बोथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर इक्वल, हाउएवर दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस इन एनी अदर रिएक्शंस। अगर इसके अलावा कोई और रिएक्शन लोगे तो हर जगह पर यही केस मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि
यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि क्या कंडीशन आती है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन को कंबाइन करके जब हम HI प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर Kp इज इक्वल टू Kc की वैल्यू आती है, यानी कि इसके अंदर दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया अगर हम देखते हैं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस दैट गिव्स राइज टू 2NH3 गैस। अब इसके हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर जो है आपको Kp की जो वैल्यू मिलेगी, लुक हियर, Kp इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पर प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस रेज टू पावर 2, यहाँ पर जो है प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस है डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस रेज टू पावर 3। ये कंडीशन हमको जो है मिलती है इस इक्वेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है Kp की वैल्यू आपको मिलती है। अब हम यहाँ पर जो है इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को जो है लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 रेज टू पावर 2 इंटू RT रेज टू पावर 2 बराबर इस तरह से आएगा, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू RT मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू पावर 3 इंटू RT रेज टू पावर 3। ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन मिलती है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है रेज टू पावर 3 और ये एक इस तरह से नीचे जो है डिनोमिनेटर में आपको RT रेज टू पावर 4 मिलेगा। और आप ऊपर देखिए, इसको मैं अब इस तरह से लिखता हूँ, लुक हियर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इंटू RT स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू पावर 3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RT रेज टू पावर 4। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये 2 यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ से 2 कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में आपको जो है 2 RT जो है मिलेगा। तो उसको देखो हम इस तरह से लिखेंगे, लुक हियर, इट इज़ इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय concentration of N2 into concentration of H2 raised to power 3 into concentration of RT raised to power 2। यहाँ पर जो है 2 कैंसिल होगा तो पावर 2 बचेगा, इसको आप ऊपर ले जाइए तो ये इक्वेशन मिलेगी concentration of NH3 into RT raised to -2। यहाँ पर जो है +2 है, जब आप इसको न्यूमरेटर में लेकर जाओगे तो ये -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू पावर 3। इस तरह से ये इक्वेशन आपको जो है मिलती है। अब इसके हिसाब से आप देखिए कि इतना जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज़ नथिंग बट Kc, ये Kc के बराबर है। तो आपके पास अब जो है Kp की जो वैल्यू बनेगी, जितने पोर्शन को मैंने सर्कल किया है, तो दिस Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू -2, पावर यहाँ पर जो है -2 होगा। तो आप इस इक्वेशन के अंदर आप देखिए कि यहाँ पर जो है Kp और Kc की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू पावर -2। तो इक्वेशन जैसे जैसे बदलते जाएगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जो है Kp और Kc का आपस का रिलेशनशिप मिलेगा। अब एक जनरल रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ जो इक्विलिब्रियम अटेंड कर रही है, और उसके अंदर जो है हम यहाँ पर जो है Kp और Kc की वैल्यू को जो है किस तरह से एक दूसरे के साथ जो है कोरिलेट करेंगे। तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन में लिखता हूँ, A नंबर ऑफ A प्लस B नंबर ऑफ B गिव्स राइज टू C नंबर ऑफ C प्लस D नंबर ऑफ D। अब इसकी जो है आपको क्या करना है, Kp की वैल्यू लिखना है पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में। तो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू पावर C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू पावर D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू पावर A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू पावर B। इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। अब ये पार्शियल प्रेशर्स को आप जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म में लिखिए तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर D डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर B। इस तरह से ये आपको मिलेगा। और इसके साथ में हम यहाँ पर जो है लिखेंगे, इसकी जो है RT की वैल्यू होगी RT रेज टू पावर
C प्लस डी, और यहाँ पर हम लिखेंगे RT रेज़ टू पावर A प्लस बी। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमको मिलती है। अब क्या कीजिए, आप इस A प्लस बी को जो है आप ऊपर ले जाइए, तो ये यहाँ पर जो है RT को जो है कॉमन करके इसको जो है माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेज़ टू पावर D डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू पावर B इंटू RT रेज़ टू पावर C प्लस D माइनस A प्लस बी। इस तरह से जो है आप इस इक्वेशन को लिखोगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि जनरली ये जो हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख रहे हैं, दिस इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, आप इसको जो है चेंज इन कॉन्सेंट नंबर ऑफ मोल्स लिखिए डेल्टा एन। तो डेल्टा एन की वैल्यू हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे C प्लस डी माइनस A प्लस बी। तो ये वैल्यू आप जो यहाँ पुटअप कीजिए तो आपको मिलेगी Kp इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू पावर C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेज़ टू पावर D डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू पावर B इंटू RT रेज़ टू डेल्टा N हम यहाँ पर जो लिखेंगे। और ये जो इक्वेशन का पार्ट जो है ये Kc के बराबर है, तो हम लिखेंगे Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज़ टू पावर डेल्टा एन। तो ये जो है जनरल इक्वेशन जो है आपको मिलती है, जिसमें Kp और Kc का आपस का रिलेशनशिप है, जिसमें डेल्टा एन जो होगा दिस इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर इसको कंसिडर कर सकते हो। तो इट इज़ नेसेसरी दैट वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ Kp प्रेशर शुड बी एक्सप्रेस्ड इन बार बिकॉज स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ प्रेशर इज़ 1 बार। तो यहाँ पर जो है आपको इसमें प्रेशर जो है बार के अंदर जो है कैलकुलेट करना है। सो दिस इज़ अबाउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम। अब हम देखते हैं कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया जो है क्या होता है। तो लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। तो ध्यान रखना है कि हमने इसके पहले जो गैसियस सिस्टम अभी स्टडी किया है उसके अंदर ये बात ध्यान रखना है कि Kp को हम जो है पार्शियल प्रेशर के टर्म में जो है कैंसल एक्सप्रेस करेंगे, और आइडियल गैस इक्वेशन की वजह से के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस इनटू RT। तो ये जो है इक्वेशन को आप जो है ध्यान रखिए, इसके बेसिस पर जो है आप बहुत आसानी से किसी भी टाइप की रिएक्शन की Kc और Kp की वैल्यू को आपस में कोरिलेट कर सकते हो। तो इक्विलिब्रियम इन अ सिस्टम हैविंग मोर देन वन फेज इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो द इक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर वेपर एंड लिक्विड इन अ क्लोज्ड कंटेनर इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर आप देखिए H2O लिक्विड गिव्स राइज टू H2O गैस, या इसको आप जो है वेपर भी जो है कह सकते हो। तो इस इक्विलिब्रियम को आप जो है नाम दीजिए हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो ये एग्जांपल है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की। तो इन दिस एग्जांपल देयर इज़ अ गैस फेज एंड अ लिक्विड फेज। तो यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम के अंदर जो है आपको ये दोनों फेज जो है मिलेंगे। तो इन द सेम वे इक्विलिब्रियम बिटवीन अ सॉलिड एंड इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जैसे कि आप देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लीजिए आप CaOH सॉलिड प्लस एक्वियस, इसको आप जो वाटर में जो है डिज़ोल्व करके इसका जो सोल्यूशन प्रिपेयर कीजिए तो आपको मिलेगा Ca2 प्लस एक्वियस प्लस 2OH माइनस एक्वियस। ये इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर आपको ये सैचुरेटेड सोल्यूशन मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये भी जो है एक हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम ऑफन इन्वॉल्व द प्योर सॉलिड्स और लिक्विड। वी कैन सिंप्लीफाई इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द हेट्रोजीनियस equilibria involving a pure solid as the molar concentration of the pure solid or liquid is constant। तो यहाँ पर जो है हम इसको जो है कांस्टेंट जो है कंसिडर करेंगे। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर जो हम देखेंगे। तो इन अदर वर्ड्स क्या कह सकते हैं कि इफ़ x
सब्सटेंस इज़ इन्वॉल्व, अगर हम यहाँ पर जो है कोई सब्सटेंस जो है एक्स जो है इन्वॉल्व करते हैं तो इसमें क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स सॉलिड, अगर आप जो है सॉलिड स्टेट में कंसिडर करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स सॉलिड, या फिर इसको आप जो है लिक्विड में कंसिडर करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स लिक्विड, ये दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन क्या होंगे, ये कांस्टेंट होंगे। तो व्हाट एवर द अमाउंट ऑफ एक्स इज टेकन, चाहे कुछ भी एक्स का अमाउंट जो है आप सोल्यूशन के अंदर जो कंसिडर करो, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स अपने सॉलिड स्टेट में और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स अपने लिक्विड स्टेट के अंदर जो है ये हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ये जो है चाहे अमाउंट इसका जो है कुछ भी लिया जाए ये हमेशा जो है कांस्टेंट होगा। तो कॉन्ट्ररी टू दिस concentration of X gas and concentration of X aqueous will vary as the amount of X in a given वॉल्यूम वेरीज। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि यही एक्स को अगर आप जो है गैसियस स्टेट में या यही एक्स को आप जो है एक्वियस सोल्यूशन में कंसिडर करते हो तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये कॉन्सेंट्रेशन जो है अमाउंट ऑफ एक्स जो गिवन वॉल्यूम के अंदर है उसके हिसाब से ये जो है डिफ़र करेगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है एक एग्जांपल लेता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड का जो है आप जो है डिकम्पोजिशन कीजिए तो देखिए उसके अंदर जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है किस तरह से लिखेंगे। तो लेट अस फर्स्ट सी द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। तो CaCO3 सॉलिड, इसको जो है आप हीट करके जो है डिकम्पोज कीजिए तो बनेगा CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब यहाँ पर हम यह क्या करेंगे, Kc की रिएक्शन जो लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaO सॉलिड इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 गैस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCO3 सॉलिड। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में जो है कांस्टेंट होता है। तो आप देखिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है और कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ये दोनों कांस्टेंट है। तो आप यहाँ से जो है इस इक्वेशन से जो है इसको आप क्या कीजिए, इग्नोर कर दीजिए, यहाँ से निकाल दीजिए तो आपको मिलेगा Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 गैस। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको ये इक्वेशन मिलेगी, या फिर सिंपली आप जो है लिखोगे कि Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये इक्वेशन आप जो लिख सकते हो। या तो Kc इज़ डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या फिर जो है Kp कॉन्सेंट्रेशन एट गिवन पार्शियल प्रेशर, तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दिस शोज दैट at a particular temperature there is the constant concentration or pressure of carbon dioxide in equilibrium with calcium oxide solid and calcium carbonate solid. So experimentally it has been found that at L100 Kelvin the pressure of carbon dioxide in equilibrium with calcium carbonate solid and calcium oxide solid is 2.0 into 10⁵ पास्कल। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1100 केल्विन पर जो पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का होगा वो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड के कॉन्सेंट्रेशन के जो है बराबर होगा, और वो प्रेशर जो होगा दैट इज़ अबाउट 2.0 इंटू 10⁵ पास्कल्स। ये जो है आपको इक्वेशन मिलेगी। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम पर जो है L100 केल्विन पर ऊपर जो दी हुई रिएक्शन जो हमने अभी स्टडी किया कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, तो इसमें जो है Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस, ये हमने जो है कंसिडर किया है। तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 2.0 इंटू 10⁵ पास्कल्स डिवाइडेड बाय 10⁵ पास्कल। तो ये 10⁵ पास्कल 10⁵ पास्कल जो है आप कैंसिल कर दीजिए तो आपको मिलेगा Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो दैट इज़ इक्वल टू 2.0। तो इस तरह से ये वैल्यू जो है आपको Kp की जो है मिलती है। तो सिमिलरली इन इक्विलिब्रियम बिटवीन निकेल कार्बन मोनोऑक्साइड एंड निकेल कार्बोनिल, यहाँ पर जो है एक कंपाउंड हम जो है बना रहे हैं जिसमें निकेल सॉलिड को आप जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ जो है रिएक्ट कर रहे हो। तो देखिए क्या बनेगा, लुक हियर, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है हम और बता रहे हैं आपको, निकेल सॉलिड प्लस 4 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दैट गिव्स राइज टू NiCO4
निकेल कार्बोनिल जो है यहाँ पर आपको गैसियस स्टेट में मिलेगा। अब इसमें जो है हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या होगी आप देखिए। तो लुक हियर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू जो होगी, गैसियस स्टेट आपको मिलता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NiCO4 गैस डिवाइडेड बाय, आप यहाँ पर जो है सॉलिड को जो इग्नोर कर दीजिए तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रेज़ टू 4। तो ये इक्वेशन जो है आपको मिलेगी। तो इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम प्योर सॉलिड और लिक्विड मस्ट ऑल्सो बी प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, हाउएवर स्मॉल द अमाउंट मे बी, बट देयर कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर्स डू नॉट अपीयर इन द एक्सप्रेशन। भले ही रिएक्शन के अंदर ये सब नज़र आते हैं सॉलिड या लिक्विड स्टेट में, लेकिन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो इक्वेशन है उसके अंदर ये आपको नहीं दिखेंगे। तो इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द रिएक्शन, यहाँ पर हम देखेंगे तो सिल्वर ऑक्साइड को आप जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कीजिए। अब इसके अंदर हम देखेंगे Kc की वैल्यू जो है क्या बनती है। लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ सिल्वर ऑक्साइड विद नाइट्रिक एसिड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे Ag2O सॉलिड, Ag2O सॉलिड, और इसको जो है आप 2 नाइट्रिक एसिड एक्वियस के साथ जो है रिएक्ट कर रहे हो, 2HNO3 एक्वियस। तो ये आपको जो है प्रोडक्ट देगा 2AgNO3 एक्वियस, 2AgNO3 एक्वियस प्लस यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा लिक्विड फॉर्म में, तो H2O लिक्विड। अब आप यहाँ पर देखिए जो सॉलिड फॉर्म है और लिक्विड फॉर्म है आप इसको जो है इग्नोर कर दीजिए। तो अब आपको जो है Kc की इक्वेशन मिलेगी, Kc इज इक्वल टू, अब इस तरफ देखिए एक्वियस है AgNO3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgNO3 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 रेज़ टू पावर 2। तो इस तरह से हमको यहाँ पर जो है Kc की इक्वेशन मिलती है। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के अंदर जो भी रिएक्शंस में आपको जो है कंपोनेंट्स मिलते हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, तो इसमें आपको सॉलिड और लिक्विड फॉर्म के जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं इसको जो है आपको इग्नोर कर देना है, सिर्फ आपको गैसियस या एक्वियस फॉर्म के जो है कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर जो है इन्वॉल्व करना है। तो इस तरह से ये एक रिएक्शन मिलेगी। अब देखिए कि कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हम जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो लेट अस सी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम K से जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के जो है कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, तो जिसमें सबसे पहला होगा कि एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ अप्लीकेबल ओनली व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर अटेन द कांस्टेंट वैल्यू एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो यहाँ पर जो है आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जो है इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन होने के बाद जो है इसको जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म में कंसिडर करना है। सेकंड, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ध्यान रखिए कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू जो है इंडिपेंडेंट होती है। क्यों? कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू को हम उस वक्त डिसाइड करेंगे या कंसिडर करेंगे जब रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन किया है। इनिशियली और फाइनली हमको इसको कंसिडर नहीं करना है, बल्कि आपको इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो है ये कंसिडर करना है और वहाँ पर जो है आपको ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू मिलेगी। थर्ड पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैविंग one unique value for a particular reaction represented by a balanced equation at a given temperature। यहाँ पर ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और जनरली जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो इक्विलिब्रियम अटेंड कर रही है उसके अंदर अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है। ये बात जो है ख़ास तौर से आपको जो है नोटिस करना है। तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर क्या होगा, इज
इक्वल टू द इन्वर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि हम यहाँ पे अगर जो है Kc वैल्यू कंसिडर करते हैं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है रिवर्स रिएक्शन की है, इट इज़ द इन्वर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। जैसे कि मैंने बताया था Kc इज़ इक्वल टू 1/Kc, तो ये Kc डैश इज इक्वल टू 1/Kc। तो ये हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको ये चीज़ बताई है कि किस तरह से ये इक्वेशन के अंदर जो वैल्यूज़ आप जो डिसाइड कर सकते हो। तो ये Kc डैश जो है ये रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और Kc जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और दोनों एक दूसरे के जो रिवर्स इन्वर्स प्रोपोर्शन के अंदर जो आपको मिलेंगे। लास्ट पॉइंट जो होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज रिलेटेड to equilibrium constant of the corresponding reaction whose equation is obtained by multiplying or dividing the equation for the original reaction by a small integer। तो छोटे नंबर्स के ज़रिए से स्मॉल इंटीजर के साथ जो है आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करके भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रिएक्शन को जो है रिलेट कर सकते हो। तो ये इतने जो है इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसको हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है कह सकते हैं। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो टॉपिक होगा applications of equilibrium constant। तो लेट अस सी applications of equilibrium constant। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो है कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशन जो है हम वन बाय वन जो है स्टडी करेंगे, जिसके अंदर प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हम यह इसके अंदर जो है स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो पहला पॉइंट, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, किस हद तक के रिएक्शन हो सकती है वो चीज़ जो है आप यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू से बहुत इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कितनी वैल्यू पर जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम कंसीडर करें तो वहाँ पर रिएक्शन जो है अपने जो है कंप्लीशन की तरफ जाएगी, या रिएक्शन जो है इनकम्प्लीट होगी, या रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेंड करेगी, व्हाटएवर। तो वो वैल्यू को हम यहाँ पर जो है डिसाइड करेंगे। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ K for a reaction indicates the extent of the reaction, but it is important to note that an equilibrium constant does not give any information about the rate at which the equilibrium is reached। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आप जो है रेट ऑफ रिएक्शन को जो है डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। जिस जगह पर इक्विलिब्रियम रीच हो रही है उस वक्त आप जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन इतना हम बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है दोनों साइड की, फॉरवर्ड रिएक्शन भी और रिवर्स रिएक्शन भी, ये दोनों जो है सेम होती है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से आपको जो है ध्यान रखना है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc और Kp इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर जो आप ध्यान रखिए, दो बातें हैं, Kc या Kp, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, या फिर आप इसको जो है Kc और Kp इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इस बेसिस पर जो है आप जो है Kc या Kp की वैल्यू मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन कॉन्सेंट्रेशन या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन पार्शियल प्रेशर, ये आप जो है डिटरमाइन कर सकते हो इस रेशो से या इस रिलेशनशिप के ज़रिए से। तो दिस इम्प्लाइज दैट अ हाई वैल्यू ऑफ K इज़ सजेस्टिव ऑफ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। तो ये चीज़ आप यहाँ पर दे सकते हो कि Kc या Kp की जो वैल्यू होती है वो अगर हाई होती है तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट जो है ये हाई होगा, और उसके उल्टा जो है Kc और Kp की वैल्यू जो है ये कम होगी, तो इसका मतलब जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो है यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ जो है आप बहुत आसानी के साथ जो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, आप जो है केसी या केपी की वैल्यू को जो है डिसाइड कर सकते हो। अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है ये ज़्यादा है तो इट मीन्स दैट केसी और केपी वैल्यू इज़ हायर, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है तो इसका मीनिंग होगा कि केसी और केपी की वैल्यू जो है कम होगी। तो कुछ जनरलाइजेशंस हम यहाँ पर जो है डिसाइड करेंगे, जिसमें जो है कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर को जो है हम कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, कुछ जनरलाइजेशन है, उस जनरलाइजेशन में हम देखेंगे कि केसी की वैल्यू जो है कितनी होनी चाहिए। तो अगर केसी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 10⁻³ है, इफ़ केसी इज़ ग्रेटर देन 10⁻³, इस रेंज में अगर आपको जो है वैल्यू मिलती है तो हम ये कहेंगे कि द प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट्स ओवर द रिएक्टेंट, दैट इज़ इफ़ केसी इज़ वेरी लार्ज the reaction produces or the reaction proceeds nearly to completion। तो यहाँ पर हम लिखेंगे if Kc is greater than 10⁻³ तो it means that the product predominates over the reactant। तो हम यहाँ पर लिखेंगे product predominates over reactant, और यहाँ पर जो रिएक्शन नियरली कंप्लीशन की तरफ जो है प्रोसीड करेगी। तो ये वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। अगर आपको रिएक्शन को, इक्विलिब्रियम रिएक्शन को अगर आपको जो है कंप्लीशन पर ले जाना होगा तो केसी की वैल्यू जो है 10⁻³ के जो है रेंज में आपको मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि केसी की वैल्यू जो है ये बहुत ही लार्ज होनी चाहिए। ठीक, तो एग्जांपल यहाँ पर देखिए, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन एट 500 केल्विन हैज़ वेरी लार्ज केसी। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2 गैस प्लस O2 गैस, जिसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल का जो है फॉर्मेशन होता है एट 500 केल्विन। तो यहाँ पर जो है केसी की जो वैल्यू होगी ये बहुत ही लार्जर होगी, और वो वैल्यू आपको मिलती है 2.4 × 10⁻47, 2.4 × 10⁻47। तो इतनी हाईएस्ट वैल्यू है। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होकर 500 केल्विन पर जो ये वाटर प्रोड्यूस करेंगे, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि 10⁻³ से बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है केसी की वैल्यू जो आपको मिलती है दैट इज़ अबाउट 10⁻47। इसी तरह से हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को कंबाइन करके आप जो है हाइड्रोजन क्लोराइड जो है फॉर्म कीजिए। लुक हियर, H2 गैस प्लस Cl2 गैस दैट प्रोड्यूसेस 2HCl गैस, और ये रिएक्शन आपको जो मिलेगी दैट इज़ अबाउट 300 केल्विन। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एट 300 केल्विन। तो इस रिएक्शन की जो केसी की वैल्यू है वो केसी की वैल्यू आपको मिलेगी 4.0 × 10⁻31। तो इट इज़ 4.0 × 10⁻31, ये आपको जो है केसी की वैल्यू मिलेगी। तो ये रिएक्शन भी जो अपने कंप्लीशन पर जाएगी। और एक और रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस को आप जो है ब्रोमीन गैस के साथ जो रिएक्ट कीजिए। तो लुक हियर, H2 गैस प्लस Br2 गैस दैट प्रोड्यूसेस 2HBr गैस। हाइड्रोजन ब्रोमाइड गैस जो बन रहा है, और ये रिएक्शन भी जो है 300 केल्विन पर होगी एट 300 केल्विन। और इसके अंदर भी आप देखिए कि जो केसी की वैल्यू है दैट इज़ अबाउट 5.4 × 10⁻18। तो ये हो गया 5.4 × 10⁻18। तो आप देखिए यहाँ पर 31, ये 18, ये 47, ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है 10⁻³ से जो है ग्रेटर है, इसलिए केसी की वैल्यू यहाँ पर जो है बहुत ही लार्जर है, इसलिए ये रिएक्शन नियर टू कंप्लीशन होगी। तो ये बात जो है ख़ास तौर से नोटिस करना है। चलिए दूसरा पॉइंट देखेंगे। अब केसी की वैल्यू जो है कितनी जो है होनी चाहिए। तो इफ़ केसी इज़ लेस देन 10⁻⁻3, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ केसी इज़ लेस देन 10⁻⁻3, इस रेंज में अगर आपको केसी की वैल्यू जो मिलती है तो रिएक्शन प्रीडोमिनेट्स, यहाँ पर जो रिएक्टेंट जो होंगे वो रिएक्टेंट जो है प्रीडोमिनेट्स होंगे किसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रिएक्टेंट्स प्रीडोमिनेट्स ओवर प्रोडक्ट्स। यहाँ पर जो है रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के ऊपर जो है प्रीडोमिनेट होंगे, और यहाँ पर जो है
जो Kc की वैल्यू होगी ये वेरी स्मॉल होगी, तो द रिएक्शन प्रोसीड्स रेयरली। तो जनरली यहाँ पर जो रिएक्शन जो है बहुत ही रेयर होगी। तो इसमें एक एग्जांपल देखिए, डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट 500 केल्विन। तो वाटर का डीकम्पोजिशन देखिए, दैट प्रोड्यूसेस H2 गैस प्लस O2 गैस। तो यहाँ पर आप देखिए कि 500 केल्विन पर अगर हम ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वाटर की कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर जो Kc की वैल्यू है दैट इज़ अबाउट 4.1 इंटू 10⁻48। तो Kc इज इक्वल टू 4.1 इंटू 10⁻48। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वैल्यू 10⁻³ से भी बहुत ज़्यादा जो है कम है। तो इस रिएक्शन को आप कहोगे कि ये बहुत ही रेयर रिएक्शन होगी। इसी तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है बनाइए, दैट इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर N2 गैस प्लस O2 गैस दैट गिव्स राइज टू 2NO गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस यहाँ पर जो फॉर्म हो रही है। और ये रिएक्शन जो है आप 298 केल्विन पर कीजिए, एट 298 केल्विन। और यहाँ पर आपको जो Kc की वैल्यू मिलती है, दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻31, 4.8 इंटू 10⁻31। तो ये Kc की वैल्यू जो है आपको मिलती है। उसके बाद सेकंड ये जो है एग्जांपल आपको मिलती है जिसके अंदर ये रिएक्शन जो है बहुत ही रेयरली जो है प्रोसीड होगी। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, इफ़ Kc इज़ इन द रेंज ऑफ 10⁻³ टू 10⁻3। यहाँ पर जो है तीसरी कंडीशन हम देखेंगे, इफ़ Kc इज़ फ्रॉम 10⁻³ टू 10⁻3, इस रेंज में अगर आपको Kc की वैल्यू मिलती है तो एप्रिशिएबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो है इस लेवल पर जो है आपको इस रेंज पर आपको एप्रिशिएबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इस रिएक्शन में हमको जो है इक्विलिब्रियम स्टेट जो मिलती है। तो एग्जांपल देखिए, H2 गैस प्लस I2 गैस दैट प्रोड्यूसेस 2HI गैस। तो इस रिएक्शन को आप जो है यहाँ पर 700 केल्विन पर जो है कीजिए। तो एट अबाउट 700 केल्विन, तो इसके अंदर जो है आप देखोगे जो Kc की वैल्यू है, दिस Kc वैल्यू इज़ अबाउट 57। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 57। तो ये वैल्यू जो है इस रेंज के अंदर जो है आ जाती है। इसी तरह से गैस फेज डीकम्पोजिशन ऑफ N2O4। तो यहाँ पर देखिए N2O4 गैस, इसका जो है डीकम्पोजिशन कीजिए इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो है 2 नंबर ऑफ NO2 गैस, इसको हम जो है डीकम्पोजिशन कहेंगे। तो ये रिएक्शन जो है आपको मिलेगी 25 डिग्री सेल्सियस पर। दिस रिएक्शन ऑकर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। और इसकी जो Kc की वैल्यू होगी, दिस वैल्यू इज़ अबाउट 4.64 इंटू 10⁻3, 4.64 इंटू 10⁻3। तो आप देखिए कि इस रेंज के अंदर जो है ये रिएक्शन आ जाती है। तो दिस इज़ नाइदर टू स्मॉल नॉर टू लार्ज, हेंस इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स एप्रिशिएबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ N2O4 एंड NO2 गैस। तो ये जो है यहाँ पर आपको मिलेगा। अब जनरली हम इसको जो है एक छोटे से डायग्राम से जो इसको जो है इंडिकेट कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी बुक के अंदर भी जो है ये डायग्राम बना हुआ है इस तरह से। लाइक दिस। और यहाँ पर जो है वैल्यू आपको दी हुई है, K की वैल्यू जो है यहाँ पर जो है 1 है, जिसको आप जो है Kc की वैल्यू जो है कंसीडर करोगे। और यहाँ पर जो है आप वैल्यू लिखोगे 10⁻3, ये वैल्यू होगी 10⁻3। और यहाँ पर जो है एक वैल्यू आप लिखोगे 10⁻3। और आप देखिए कि अगर Kc की वैल्यू जो है आपको इस रेंज में मिलती है, अगर Kc की वैल्यू आपको इस रेंज के अंदर मिलती है, तो आप कहोगे कि बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट
एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर इस रेंज में आपको दोनों जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप जो है 10⁻³ से कम पर जाते हो, लेस देन 10⁻³ अगर आपको Kc की वैल्यू मिलती है तो रिएक्शन हार्डली प्रोसीड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिएक्शन हार्डली प्रोसीड। तो यहाँ पर जो है जनरली आप ये कह सकते हो कि ये रिएक्शन नेग्लिजिबल हो सकती है, वाट एवर इट में भी। तो इतनी कम वैल्यू पर जो है रिएक्शन जनरली नहीं होगी, या आप इसको कहिए कि रिएक्शन हार्डली प्रोसीड्स। और यहाँ पर आप देखिए कि ये वैल्यू जो है एक्सट्रीमली लार्ज होगी। ये इस कंडीशन पर जो है जो Kc की वैल्यू होगी वो एक्सट्रीमली लार्ज होगी, और हम यहाँ पर कहेंगे कि द रिएक्शन प्रोसीड्स ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन। तो यहाँ लिखेंगे रिएक्शन प्रोसीड्स ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन। तो यहाँ पर रिएक्शन जो है जनरली कंप्लीशन की तरफ जो है प्रोसीड करेगी। तो इस तरह से ये एक छोटे से डायग्राम से आप यहाँ पर जो है प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका साफ मतलब ये होता है कि आपके पास Kc की वैल्यू 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में होनी चाहिए, इस रेंज में। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। और 10⁻³ से होगा तो यहाँ पर जो ये निग्लिजिबल वैल्यू है, यहाँ पर रिएक्शन जो है नहीं होगी जनरली। और अगर 10⁻³ से आगे जो है आपको मोर देन 10⁻³ अगर रिएक्शन का Kc की वैल्यू मिलती है तो ये एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू होगी, जिसको हम कहेंगे रिएक्शन प्रोसीड टू इट्स कंप्लीशन। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर हमको तीनों कंडीशन जो है मिलती Kc की। तो ये जो है पहला एप्लीकेशन हुआ, दैट इज़ द प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन होने के लिए कौन सी कंडीशन जो है Kc की या कितनी वैल्यू जो है Kc की होनी चाहिए, वो चीज़ हमने जो स्टडी किया। अब सेकंड जो इसके अंदर जो एप्लीकेशन है दैट इज़ द प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। सेकंड, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का डायरेक्शन जो है आपको प्रेडिक्ट करना है। तो कौन सी कंडीशन पर हम इसको जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन इन विच अ गिवन रिएक्शन विल प्रोसीड एट एनी स्टेज। किसी भी स्टेज पर यह रिएक्शन जो है प्रोसीड होगी। कौन से डायरेक्शन में हो रही है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है आपको ये गाइडेंस देगी और ये इन्फॉर्मेशन देगी। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि फॉर दिस पर्पज वी कैलकुलेट द रिएक्शन कोशेंट Q। रिएक्शन कोशेंट जिसको हम यहाँ पर जो है कैपिटल Q से जो है रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन कोशेंट। और यहाँ पर हम जो है लिखेंगे QC विद मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड QP विद पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पर हम जो है दो टर्म्स यूज़ करेंगे, QC जो कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए होगा, और दूसरी जो है यहाँ पर जो टर्म होगी QP, दिस इज़ फॉर पार्शियल प्रेशर। गैसियस रिएक्शन अगर आप कंसीडर करते हो तो यहाँ पर आपको जो है पार्शियल प्रेशर जो लेना होगा। तो ये दो वैल्यूज़ हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे। तो ये दो वैल्यूज़ जो है डिफाइन होगी इन द सेम वे एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एक्सप्रेस दैट द कॉन्सेंट्रेशन इन QC आर नॉट नेसेसरीली इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ फॉर अ रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है ये बात जो है ध्यान रखना है कि QC जो है यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम वैल्यू जो है ये नेसेसरी नहीं होती है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना है। अब एक जनरल रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम QC के बेसिस पर रिएक्शन के डायरेक्शन को जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो लुक हियर, A नंबर ऑफ A प्लस B नंबर ऑफ B प्रोड्यूसेस C नंबर ऑफ C एंड D नंबर ऑफ D। तो ये एक जनरल रिएक्शन है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो रिएक्शन कोशेंट एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो अगर Kc से जो है लार्जर है, तो पहली कंडीशन इफ़ QC इज़ ग्रेटर देन Kc,
ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये जो QC है दिस इज़ द रिएक्शन कोशेंट फॉर द गिवन कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज़ नॉट द इक्विलिब्रियम वैल्यू। किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम वैल्यू नहीं है, ये मिडवे कहीं भी हो सकती है वैल्यू ये कांस्टेंट की, जिसको हम रिएक्शन कोशेंट कह रहे हैं। तो अगर रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा है तो द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि रिवर्स रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे रिवर्स रिएक्शन फेवरेबल। ये एक शॉर्ट टर्म हम यहाँ पर जो यूज़ कर सकते हैं कि इस कंडीशन पर जो है रिवर्स रिएक्शन जो है फेवरेबल होगी, दैट मीन्स द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसी तरह से दूसरी कंडीशन, इफ़ QC इज़ लेस देन KC, अगर QC की वैल्यू जो है KC से जो है कम होगी तो आप देखोगे द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होगी, यानी कि द रिएक्शन विल प्रोसीड टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये आपको जो मिलेगी, दैट इज़ द फॉरवर्ड रिएक्शन। और तीसरी कंडीशन आप जो देखोगे कि इफ़ QC इज इक्वल टू KC, अगर QC और KC की वैल्यू एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल है तो यहाँ पे हम कहेंगे द रिएक्शन मिक्सचर इज़ ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम इज अटेंडेड, यहाँ पर जो रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम को जो है अटेंड किया। तो ये तीन कंडीशंस होती है जिसमें आप डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को जो है बहुत आसानी से डिटरमाइन कर सकते हो। तो अब यहाँ पर जो है एक गैसियस रिएक्शन हम देखेंगे, हाइड्रोजन कंबाइंस विद आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। तो एक जनरल रिएक्शन एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, लुक हियर, H2 गैस प्लस I2 गैस प्रोड्यूसेस 2HI गैस, और इस रिएक्शन का जो Kc की वैल्यू है दैट इज़ 57। द वैल्यू ऑफ Kc इज इक्वल टू 57.0 एट 700 केल्विन, ये वैल्यू आपको यहाँ पर जो दी हुई है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, सपोज वी हैव द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एट गिवन T, जो T यहाँ पर जो है एक आर्बिटरी टाइम जो है कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि QC की वैल्यू जो है ये मिडवे कहीं भी हो सकती है, इसलिए एक गिवन आर्बिटरी टाइम पर हम जो इसको जो है कंसीडर करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एट द गिवन आर्बिटरी टाइम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे H2 एट गिवन आर्बिटरी टाइम, ये कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलता है 0.1 मोलर, ओके 0.1 मोलर है। इसी तरह से दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन एट गिवन टाइम, ये जो है 0.20 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन एट गिवन टाइम 0.20 मोलर। और इसी तरह से तीसरा जो है हाइड्रोजन आयोडाइड जो है 0.40, तो हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन 0.40 मोलर है। अब आप जो है इसके जो है इक्विलिब्रियम कोशेंट की जो है वैल्यू जो है कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर हम जो है लिख रहे हैं कि T जो है ये सम आर्बिटरी टाइम, ये कोई सा भी टाइम जो है कंसिडर किया हुआ है, व्हाटएवर, बीच में कहीं से भी आप जो इसको कंसिडर कर सकते हो इक्विलिब्रियम अटेन होने पर, या कहीं भी आगे पीछे किधर से भी आप जो है टाइम को जो है कंसिडर कीजिए एट अ गिवन टाइम व्हाटएवर। तो इसको हम यहाँ पर जो है T से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप इक्विलिब्रियम कोशेंट जो होगा वो इक्विलिब्रियम कोशेंट जो है देखिए किस तरह से कैलकुलेट होगा। लुक हियर, यहाँ पे हम लिखेंगे QC इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI स्क्वायर यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पर जो है टाइम के रेस्पेक्ट में लेंगे, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। अब ये वैल्यूज़ आपको जो दी हुई है ये वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए, देखिए 0.40 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 0.20। अब आप इसको जो है सॉल्व कीजिए तो QC की वैल्यू आपको मिलेगी 8। तो देयरफॉर QC इज इक्वल टू 8.0। अब ये 8.0 आप जब देखोगे तो इन दिस केस QC इज इक्वल टू 8.0 डज नॉट इक्वल्स द KC दैट इज़ 57.0।
तो QC और KC की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के इक्वल किसी तरह से भी नहीं हो सकते। सो द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड इन गैसियस स्टेट इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम। अगर यहाँ पर हम जो QC की वैल्यू कंसिडर करते हैं 8.0, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये मिक्सचर जो है इक्विलिब्रियम पर नहीं है। दैट इज़ मोर हाइड्रोजन एंड आयोडीन will react to form more hydrogen iodide and their concentration will decrease till QC is equal to KC। जब तक कि QC इज इक्वल टू KC नहीं आता है उस वक्त तक इसका जो है कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और कंटिन्यूसली मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड मोर नंबर ऑफ आयोडीन जो है कंबाइन होकर मोर नंबर ऑफ HI गैस जो है फॉर्म करते जाएंगे। तो द रिएक्शन कोशेंट QC इज़ यूजफुल इन प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज़ ऑफ QC विथ KC। तो हम यहाँ पर देखिए कि हर रिएक्शन का जो है KC वैल्यू भी हमको दी जाएगी, और साथ ही साथ जो है ये एक आर्बिटरी टाइम पर जो कॉन्सेंट्रेशन हम लेते हैं उसकी बेसिस पर हम जो है QC की वैल्यू भी जो है कैलकुलेट करेंगे। फिर QC और KC की वैल्यू को जो हम कंपेयर करके ये देखेंगे कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, कौन सी वैल्यू जो है लोअर है, या फिर कौन सी दोनों वैल्यू जो है अगर इक्वल है तो उस पर से हम जो है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को जो है डिसाइड कर सकते हैं। अब आपकी बुक में देखिए एक छोटा सा जो है डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम से भी आप इसको जो है बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो देखिए 3 डायग्राम है, मैं आपको वो शो करता हूँ, वही डायग्राम जो है मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए QC और KC, ये जो है QC है और ये KC का ये इस तरह से जो है ब्लॉक डायग्राम जो है शो किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रिएक्शन गिव्स राइज टू रिएक्टेंट गिव्स राइज टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। जो अभी हमने आपको बताया था कि QC की वैल्यू जो है KC की वैल्यू से जो है कम होनी चाहिए। तो ये देखिए KC की वैल्यू हम लार्जर शो कर रहे हैं, QC की वैल्यू जो है स्मॉलर शो कर रहे हैं। उसके बाद जो है दूसरी कंडीशन जो होगी उसमें ये दोनों वैल्यूज़ जो है एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है। तो QC इज़ इक्वल टू KC। तो यहाँ पर आप देखोगे कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो हम लिखेंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर जो है ये दोनों वैल्यू जो है सेम होगी, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है इक्विलिब्रियम पर होंगे। और तीसरी कंडीशन हम देखेंगे इस तरह से, ये हो गई वैल्यू QC की और ये वैल्यू होगी KC की। तो यहाँ पर जो है रिवर्स रिएक्शन जो है फेवरेबल होगी, दैट मीन्स प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स। तो इस तरह से ये जो है 3 कंडीशंस हमको जो है यहाँ पर मिलती है इस डायग्राम से। तो ये चीज़ हम जो है कह सकते हैं कि इफ़ QC इज़ लेस देन KC नेट रिएक्शन गोज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो यहाँ पर आप देखिए कि QC की वैल्यू जो है अगर KC से जो है कम होती है तो रिएक्शन जो है लेफ़्ट टू राइट जो है प्रोसीड करेगी, मतलब आपको जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद अगर QC की वैल्यू जो है KC की वैल्यू से जो है ज़्यादा है तो नेट रिएक्शन गोज़ फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, मतलब प्रोडक्ट जो है यहाँ पर रिएक्टेंट्स के अंदर जो है कन्वर्ट होंगे। और QC की वैल्यू जो है इक्वल टू KC होगा तो नो नेट रिएक्शन ऑकर्स। तो यहाँ पर रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन करेगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को बहुत आसानी के साथ जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए QC जो है यहाँ पर जिसको हम रिएक्शन कोशेंट कह रहे हैं, तो वो किसी भी आर्बिटरी टाइम पर जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हम जो है कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए ये दोनों वैल्यूज़ QC और KC की वैल्यूज़ को हम जो है डिफरेंट कंसिडर कर सकते हैं और उसको कंपेयर करके हम डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को आसानी के साथ जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो इसका एप्लीकेशन है कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। थर्ड, कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। आप यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ज़रिए से इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को जो है बहुत आसानी के साथ जो है कैलकुलेट कर सकते हो। टू नो द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन
सम स्टेप्स आर टू बी फॉलोड। यहाँ पर जो इसके लिए आपको जो है कुछ स्टेप्स जो है फॉलो करनी होगी, जिसमें सबसे पहली स्टेप होगी कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। आपके पास जो भी केमिकल रिएक्शन दी गई है उसकी जो है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आपको जो है लिखनी होगी। ये पहली स्टेप है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जब कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर जो है प्रॉपर जो है स्टोइचियोमेट्रिक पावर में जो है उस कॉन्सेंट्रेशन को जो है रेज करना होता है। तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो हमारे जो रिजल्ट है बराबर नहीं आएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको जो भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन दी हुई है दैट मस्ट बी एग्जैक्टली बैलेंस्ड। ये हो गई पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, under the balanced equation make a table that list for each substance involved in the reaction। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि आप जो है इस बैलेंस रिएक्शन के साथ में जो है एक टेबल की लिस्ट जो है बनवाइए, जिसके अंदर आपको सारे जो है सब्सटेंस जो है जो कि रिएक्शन के अंदर जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं वो उसके अंदर जो है प्रेजेंट हो। जिसमें सबसे पहला होगा कि आपको जो है उस सब्सटेंस का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन शो करना है, फिर साथ ही साथ द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑन गोइंग टू इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम पर हम पहुँच रहे हैं तो उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन में जो है क्या चेंज आ रहा है वो लिखना है, और साथ ही साथ जो है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या अटेंड हुआ है वो आपको जो है लिखना है। तो इन कंस्ट्रक्टिंग दिस टेबल डेफिनेट एक्स, यहाँ पर जो है आपको वैल्यू लेना है, तो एक वैल्यू जो है आपको यहाँ पर जो है डिफाइन करना है, उसको आप एक्स जो है कंसिडर करो। तो दिस एक्स वैल्यू इज डिफाइंड एज द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को जो है आप एक्स मोल पर लीटर जो है डिफाइन कीजिए। ये बात जो है ध्यान रखना है कि जब आप टेबल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो एक एक वैल्यू अलग अलग ना शो करते हुए उसको एक जनरल सिंबल एक्स से जो है रिप्रेजेंट कीजिए जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म को जो है डिफाइन करेगा। ठीक, तो इफ़ one of the substance that reacts on going to equilibrium, then use the stoichiometry of the reaction to determine the concentration of the other substance in terms of x। तो आप जो है उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है यूज़ कीजिए इसके हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है, तो आप फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को आप x कंसीडर कीजिए और इसके हिसाब से हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जांपल 3x होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू x आप जो है अदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को जो है डिटरमाइन कीजिए। ठीक, उसके बाद जो है थर्ड स्टेप देखिए क्या करना है। आपने टेबल फॉर्म कर लिया कॉन्सेंट्रेशन का, जिसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, और वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हमने जो है एक्स से जो है रिप्रेजेंट किया है। अब क्या करना है, सब्सटीट्यूट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इनटू द इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड सॉल्व फॉर एक्स। यहाँ पर जो है वो वैल्यूज़ जो है आप वहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की इक्वेशन के अंदर जो है वैल्यूज़ ऑफ एक्स को जो है फिल कीजिए, कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज़ को जो है फिल कीजिए, और वहाँ पर जो है फिर आप एक्स की वैल्यू जो है कैलकुलेट कीजिए। तो इफ़ यू आर टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूज़ द मैथमेटिकल सॉल्यूशन दैट मेक्स केमिकल सेंस। तो यहाँ पर जो है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो आप यहाँ पर जो है एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यूज़ कीजिए, और इसके ज़रिए से जो है आप जो केमिकल कॉन्सेंट्रेशन है उसको जो है कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप होगी कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एक्स। जब आपने एक्स की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लिया तो अब इसके अकॉर्डिंग जो है आप क्या कीजिए, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू को जो है कैलकुलेट कीजिए। और स्टेप नंबर 5 जो होगी, चेक योर रिजल्ट्स बाय सब्सटीट्यूटिंग देम इनटू द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब जब एक्स की वैल्यू आ जाती है तो उस वैल्यू को जो है इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वहाँ पर जब पुट करके देखिए कि अब उस वैल्यू के हिसाब से रिएक्शन एग्जैक्टली बैलेंस हो रही है या नहीं है। अगर होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक्स की वैल्यू जो कैलकुलेट किया है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप जो है बहुत आसानी के साथ जो है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो और उसको जो है चेक करके उसको जो है वेरीफाई कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जो है एक टॉपिक हम और स्टडी करेंगे, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, केमिकल रिएक्शन कोशेंट Q एंड गिब्स एनर्जी G। तो इनके बीच का जो आपस का जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप जो है क्या है और हम उसको किस तरह से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
ये एप्लीकेशन यहाँ पर जो है कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन के, क्यू एंड जी। तो के जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्यू जो है रिएक्शन कोशेंट और जी जो है यहाँ पर जो है गिब्स एनर्जी है। तो इन तीनों का आपस का रिलेशनशिप क्या है? तो द वैल्यू ऑफ के सी फॉर अ गिवन रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन पर जो डिपेंड नहीं करता है जो के सी की वैल्यू है। ये आपको पहले भी मैंने बताया, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। तो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द रिएक्शन इफ़ द रिएक्शन इज अटेंडेड द इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर जो क्या होगा कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के सी की वैल्यू है ये डायरेक्टली रिलेट करता है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द रिएक्शन एंड इट पर्टिकुलर टू द डेल्टा जी। यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि के सी की जो वैल्यू है वो डेल्टा जी के ऊपर जो है दैट इज़ चेंज इन गिब्स एनर्जी, उस पर जो है ये डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये वैल्यू जो है कैसे हम जो है काउंट करेंगे। तो लुक हियर, अगर डेल्टा जी की वैल्यू आपको मिलती है निगेटिव, ये पहली कंडीशन ध्यान रखिए। डेल्टा जी की वैल्यू अगर जो निगेटिव है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये बात ध्यान रखिए, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये जो है पहली कंडीशन है। एकदम शॉर्ट में आपको ये बात समझ में आ गई कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर निगेटिव है तो रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगी और वो जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है प्रोसीड करेगी। दूसरी, डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन इज़ कंसिडर्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये एक कंडीशन आती है। और तीसरी कंडीशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो रिएक्शन हैज़ अचीव्ड इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ लिखेंगे रिएक्शन हैज़ अचीव्ड इक्विलिब्रियम। यहाँ पर जो रिएक्शन के अंदर जो है आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो तीन वैल्यूज़ है, डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव और डेल्टा जी ज़ीरो। तो अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ दिस थर्मोडायनेमिक व्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन ऑफ द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो यहाँ पर जो हमने इसके पहले आपको बताया था कि डेल्टा जी की वैल्यू जो है किस तरह से यहाँ पर हम जो है शो करेंगे। तो लुक हियर, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी ज़ीरो प्लस आर टी एल एन क्यू। यहाँ पर हमको जो है ये इक्वेशन मिलती है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी ज़ीरो प्लस आर टी एल एन क्यू। अब यहाँ पर जो है जी ज़ीरो जो है ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है और इक्विलिब्रियम पर जो है डेल्टा जी की वैल्यू जो है ज़ीरो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर जो है डेल्टा जी की वैल्यू जो है ज़ीरो होगी और Q को हम यहाँ पर जो है के सी कंसिडर करेंगे। Q इज़ कंसिडर टू बी इक्वल टू के सी। तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए, ये डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा जी ज़ीरो प्लस आर टी एल एन के सी। अब इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो है तो यहाँ पर लिखिए ज़ीरो इज़ इक्वल टू डेल्टा जी ज़ीरो प्लस आर टी एल एन के सी। तो ये आपको जो है रिलेशन मिलती है। तो डेल्टा जी ज़ीरो की वैल्यू आपको मिलेगी डेल्टा जी ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी। ये इक्वेशन आपको मिलती है और एल एन के वैल्यू अगर आप लेते हो तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा जी। तो लुक हियर, एल एन के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी ज़ीरो अपॉन आर टी। इस तरह से जो है ये वैल्यू आप जो है लिख सकते हो, माइनस डेल्टा जी ज़ीरो अपॉन आर टी। तो इस तरह से ये जो है इक्वेशन आपको मिलती है। अब इसको और जो है सॉल्व कीजिए। तो इसके लिए क्या करना है, आप जो है एंटी लॉग दोनों साइड में जो है लीजिए, टेकिंग एंटी लॉग टू बोथ साइड। तो जब आप इसका एंटी लॉग लोगे तो एल एन के का एंटी लॉग हो जाएगा के इज इक्वल टू एक्सपोनेंट
रेस टू पावर माइनस डेल्टा जी ज़ीरो अपॉन आर टी, ये इक्वेशन आपको मिलती है। दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन के, क्यू एंड जी। तो यहाँ पर जो है क्यू की जगह पर हमने क्या किया, के सी जो है कंसिडर किया है। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनती है, के इज इक्वल टू एक्सपोनेंट रेस टू पावर माइनस डेल्टा जी ज़ीरो अपॉन आर टी। तो यूजिंग दिस इक्वेशन यहाँ पर जो है हम बहुत आसानी के साथ जो है इस इक्वेशन में रिलेशनशिप बिटवीन के, क्यू और जी को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। तो यूजिंग दिस इक्वेशन द रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी कैन बी इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी ज़ीरो। तो अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि इसके अंदर जो है डेल्टा जी ज़ीरो की वैल्यू अब क्या होगी, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन यहाँ से जो है डिटरमाइन होगी। तो अब इसमें देखिए कौन कौन सी कंडीशन है। अगर डेल्टा जी ज़ीरो की वैल्यू जो है लेस देन ज़ीरो है, तो ध्यान रखिए डेल्टा जी ज़ीरो लेस देन ज़ीरो है, तो आपको जो है माइनस डेल्टा जी ज़ीरो अपॉन आर टी, ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू आपको जो है मिलेगी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के जो है इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो डेल्टा जी ज़ीरो की अगर वैल्यू जो है लेस देन ज़ीरो है तो माइनस डेल्टा जी ज़ीरो अपॉन आर टी ये वैल्यू होगी पॉजिटिव। और इसी तरह से एक्सपोनेंट रेस टू द पावर डेल्टा जी ज़ीरो अपॉन आर टी ये वैल्यू जो है आपको मिलेगी ग्रेटर देन वन। ध्यान रखिए अगर डेल्टा जी ज़ीरो की वैल्यू जो है लेस देन वन है तो माइनस डेल्टा जी ज़ीरो अपॉन आर टी जो है ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और एक्सपोनेंट रेस टू द पावर माइनस डेल्टा जी ज़ीरो अपॉन आर टी ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन वन होगी। और इस तरह से जो है के की वैल्यू जो है आपको मिलेगी ग्रेटर देन वन, और इस तरह से रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगी। दैट मीन्स द रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू सच एन एक्सटेंट द प्रोडक्ट आर प्रेजेंट प्रीडोमिनेंटली। तो यहाँ पर जो आप लिखोगे रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगी। ये जो है पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में इसके उल्टा कर लो, डेल्टा जी ज़ीरो की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो माइनस डेल्टा जी ज़ीरो अपॉन आर टी की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको निगेटिव मिलेगी। ठीक, तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ निगेटिव। और इसी तरह से एक्सपोनेंट रेस टू पावर माइनस डेल्टा जी ज़ीरो अपॉन आर टी ये आपको मिलेगा लेस देन ज़ीरो, और के की वैल्यू भी जो है होगी लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ पर रिएक्शन जो होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, एंड अ रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू सच अ स्मॉल डिग्री दैट ओनली अ वेरी माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर होती भी है तो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट का जो है यहाँ पर फॉर्म होगा, और रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस की जगह क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ये बात जो है ख़ास तौर से जो है आपको नोटिस करना है। तो ध्यान रखिए कि के की वैल्यू जो है लेस देन वन होगी, तो विच इम्प्लाइज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और अ रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू सच अ स्मॉल डिग्री दैट ओनली वेरी माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये रिलेशनशिप बिटवीन के, क्यू एंड डेल्टा जी, और इस तरह से स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शंस को हमने यहाँ पर जो डेल्टा जी ज़ीरो वैल्यू के ऊपर से जो डिटरमाइन किया। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये टॉपिक हम स्टॉप करते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया को कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं और उसका हमारे पास जो क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके।